हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं इस सीरीज में, और इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है ऑसिलेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे मैं बता दूं आपको एक स्पॉइलर कि लगभग सारे ही टॉपिक जो हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं ऑसिलेशंस में। और इस वीडियो के हमेशा की तरह दो सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरे सेगमेंट में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, इस वाली वीडियो में हमने जो मार्च फरवरी जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। पहले वो नहीं थे, अब से जो जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें मार्च और फरवरी वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगी और मोस्ट रीसेंट जो पेपर्स हुए हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑसिलेशंस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, बिकॉज हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे आपको वो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तरीके से बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड तो उसे उसका जो मोशन है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक पार्टिकल मान लेता हूँ, एक पार्टिकल जो है वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ओमेगा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इस सर्कल का जो रेडियस है मैंने मान लिया आर के बराबर है। आर के बराबर मैंने रेडियस मान लिया। टी बराबर 0 पे पार्टिकल यदि यहां है तो पार्टिकल टी बराबर टी पर मैंने मान लिया यहां पर पहुंच चुका होगा। पहले पार्टिकल यहां था, सर्कल के अलोंग चलते चलते पार्टिकल यहां पहुंच गया। मैं इस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो ये लाइन आपके पास बन गई। अब इस लाइन का और इस लाइन के बीच में जो एंगल है उसे एंगल को कहा जाता है थीटा। और क्या हम थीटा की वैल्यू ओमेगा और टी की टर्म्स में बता सकते हैं? यस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है ओमेगा इंटू टी होती है। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एसएचएम में ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में ये वाली कैलकुलेशन काफी आती है कि यदि एक ऑब्जेक्ट एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहा है और वो थीटा एंगल ट्रेवल कर लेता है तो बताइए कितना टाइम उसको लगेगा। तो हम बता सकते हैं टाइम विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा को आपको रेडियन में रखना है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होगा तो आपको टाइम इन सेकंड पता चल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे। कि एग्जाम्पल आप करके बताइए मुझे कि एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। 10 रेडियन पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। तो बताइए कि इस पार्टिकल को 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा। 30 डिग्री ट्रेवल करने में, यानी यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना है, कितना टाइम इसको लगेगा। तो हम यहां से झट से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि टाइम आपको निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिख सकते हैं और डिवाइड कर देंगे इसको ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू 10 है तो आ जाएगा आपके पास पाई बाय 60 सेकेंड। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपको ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में मिलने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस में आप एक चीज देखिए, मैं आपको कहानी की फॉर्म में आपको सुनाता हूं कि एक कहानी है एक पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक पार्टिकल की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। एक पार्टिकल है, ठीक, इस पार्टिकल का नाम है, कुछ भी ले लीजिए इसका नाम ले लीजिए चंदू। इसका नाम है चंदू और ये चंदू जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है एक फिक्स्ड रेडियस के सर्कल में। और इस रेडियस इसका मैंने मान लिया ए के बराबर इसका रेडियस है। आर भी मान सकते हैं, मैंने ए मान लिया इसका रेडियस। ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है सर्कल के अलोंग। इस तरीके से एक सर्कल में ये राउंड राउंड घूम रहा है लाइक दिस। तो कभी यहां होता है ये, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, फिर यहां जाता है, उसके बाद 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 यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां। ठीक, इस तरीके से ये राउंड राउंड घूमता है। चंदू जो है सर्कुलर मोशन में घूमता है और सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा के बराबर है। एंगुलर स्पीड ओमेगा के बराबर है, सर्कल का रेडियस ए के बराबर है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो यहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं चंदू की। चंदू क्या करता है? चंदू नाम सी है तो ये सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम। इसका रेडियस जो है वो ए के बराबर है और ए के बराबर है और एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा के बराबर है। ओमेगा की जो वैल्यू है कांस्टेंट है।
यहीं से SHM आपको दिखाते हैं कि कैसे SHM कोई ऑब्जेक्ट करता है। तो हम तो SHM तो जानते ही नहीं है, हम तो सर्कुलर मोशन जानते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सिखाया था मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम जानते हैं, वो चंदू कर रहा है अच्छी तरीके से। अब मैंने टाइम अपना कैलकुलेट करना स्टार्ट किया यहां से। जब चंदू यहां पे था तो मैंने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, t = 0 मूवमेंट यहां पे आया। चंदू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। तो चंदू मान लीजिए t = t पर यहां पहुंच जाता है, चंदू यहां पहुंच जाता है, चंदू यहां पहुंच जाता है। और हम यदि चंदू की परछाई, चंदू का साया देखें इस वर्टिकल लाइन पर, इस वर्टिकल लाइन पर यदि हम चंदू का साया देखना चाहते हैं, चंदू का साया, साया का मतलब परछाई, परछाई कैसे बनेगी? यदि हम इसको इस डायरेक्शन से लाइट फेंकें, इस डायरेक्शन से लाइट फेंकें तो इसकी परछाई जो है कहां पे पड़ने वाली है, ये आप बताइए मुझे। परछाई जानते हैं कैसे बनती है, शैडो कैसे बनती है, ये बात आप जानते होंगे। नहीं भी जानते तो आप बेटा क्या करिए कि आप इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल एक्सिस पर ले लीजिए, या फिर परछाई समझ गए तो यहां से यदि टॉर्च डालेंगे तो सब जगह ब्राइटन अप हो जाएगी पूरी लाइन, लेकिन जहां पे चंदू खड़ा है उसके पीछे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है यहां पे शैडो बनने वाला है, ये बनेगा शैडो, ये बनेगा शैडो। तो ये जो चंदू है इसकी जो शैडो है वर्टिकल एक्सिस पर, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। वो इसकी जो शैडो है वो SHM करती है, इसकी शैडो जो है वो SHM करती है। शैडो करेगी SHM, शैडो करेगी SHM, शैडो जो है वो करती है SHM। SHM का जो एम्पलीट्यूड है A होता है और SHM की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा के बराबर होती है। अभी और भी बातें करेंगे, तो पहले आप देख लीजिए कि कैसे SHM, कैसे इसकी शैडो मूव कर रही है। पहले जब चंदू यहां पे था तो इसकी शैडो यहां पे थी, चंदू यहां पहुंचा, शैडो यहां पहुंची। चंदू यदि यहां पहुंचेगा तो शैडो पहुंचेगी कहीं यहां पर, चंदू पहुंचेगा यहां पे तो शैडो पहुंचेगी यहीं पे। तो जैसे जैसे चंदू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जाता जा रहा है वैसे वैसे इसकी शैडो जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ पे शैडो जो है दिखा सकता हूँ, शैडो का मोशन कुछ इस तरीके से, जो इसकी शैडो है वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक, जब चंदू यहां पहुंच जाता है तो उसकी शैडो भी यहीं पर बनने वाली है। ठीक, क्योंकि हमें वर्टिकल लाइन पर ही शैडो देखनी है। अच्छा, जब चंदू यहां पहुंचेगा तो क्या होगा? चंदू यहां पहुंचेगा तो इसकी शैडो इस डायरेक्शन से, आप लाइट मारिए यहां पे, इसकी शैडो देखिए तो इसकी शैडो बनेगी यहां पे। चंदू जब यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो बनेगी यहां पे, चंदू यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो बनेगी यहां पे, चंदू यहां पहुंचेगा शैडो बनेगी यहां पे। तो जैसे जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में चंदू मूव करता जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी शैडो जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद चंदू फिर यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां पे होगी, चंदू यहां तो शैडो यहां, चंदू यहां तो शैडो यहां, चंदू यहां तो शैडो यहां। तो चंदू थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी शैडो जो है आपकी बात इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। उसके बाद चंदू फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करता है। पहले चंदू यहां था तो शैडो यहां, चंदू यहां शैडो यहां, चंदू यहां शैडो यहां, चंदू यहां शैडो यहां, चंदू यहां शैडो यहां। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब चंदू मूव करता है तो शैडो जो है किस तरीके से मूव करती है, वापस इस तरीके से मूव करती है। तो चंदू का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और इस शैडो का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इक्वेशन, तो हम हमेशा जब भी हमें इस पार्टिकल को ट्रैक करना होगा, इस शैडो को ट्रैक करना होगा, तो हम इस सर्कुलर मोशन के रास्ते, हम इस चंदू के रास्ते इसकी शैडो को कैच करने वाले हैं। हमारी अप्रोच क्या होने वाली है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जाएंगे डायरेक्ट चंदू के पास और चंदू के ऊपर लाइट मार के देख लेंगे कि इसकी शैडो कहां है, अपना काम बन जाएगा। जितना भी टाइम की कैलकुलेशन है, एंगल की कैलकुलेशन है, वो स्पीड की कैलकुलेशन है, सब हम इस चंदू के जरिए कर सकते हैं क्योंकि चंदू ही इसकी शैडो तक पहुंचने का रास्ता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इसकी शैडो के बारे में। शैडो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। शैडो का जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि शैडो की इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से शैडो कितनी दूरी तक जा सकती है, यहां तक जा सकती है, यहां से लेके यहां तक जा सकती है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड व्हिच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो ए इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड। ओमेगा जो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको ओमेगा कहा जाता है। और यदि हम बात करें टाइम पीरियड की कि एक पूरा चक्कर इसने कितने समय में लगाया, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती है आपके पास आती है 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। 2 पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस शैडो, कि एक 2 पाई बाय ओमेगा टाइम में ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। सही बात भी है। सोचो कि चंदू एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। मैंने आपको बताया था टाइम होता है थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा कितना है 2 पाई, एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल कवर किया, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो पूरा टाइम आ जाएगा। 2 पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड ऑफ शैडो आल्सो एंड टाइम पीरियड ऑफ चंदू आल्सो। उसके बाद टाइम पीरियड हो गया ये, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, आ जाएगा आपके पास ओमेगा अपॉन 2 पाई।
अब कुछ नामकरण यहां पे कर देते हैं। तो यहां पे इस पोजीशन को कहा जाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये शैडो के लिए बात कर रहे हैं, सारी शैडो के लिए बात कर रहे हैं। यहां इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है 2 और मीन पोजीशन होती है 1। स्टार्टिंग कहां से करी थी? मीन पोजीशन से करी थी और एक्सट्रीम पोजीशंस 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि जो इसका शैडो का मोशन है, इसको आप साथ साथ चलिए मेरे, कि ये गया ऐसे, उसके बाद नीचे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो एक टाइम पीरियड में जो आपके पास पार्टिकल है वो 2 बार मीन पोजीशन से गुजरता है, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे, ठीक है। तो ये बात भी समझ गए। ऐसे ही आप बता सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस के बारे में, कितनी बार एक्सट्रीम पोजीशन पे ये पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पार्टिकल की शैडो की बात करें, तो शैडो की बात करें, शैडो यहां से लेके यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है। फिर यहां से लेके यहां तक जब चंदू जाता है तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। जब चंदू यहां से यहां जाता है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ और मीन पोजीशन से दूर की तरफ। और जब चंदू यहां से यहां जाती है तो इसकी शैडो जो है वो वापस मीन पोजीशन की तरफ जा रही होती है। तो हमें ये आइडिया रहना चाहिए कि यार इसकी शैडो कब कब किस किस पॉइंट की तरफ जा रही है। तो यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूं ऐसे ही, आप बताइए मुझे कि जब चंदू सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मीन पोजीशन की तरफ जा रही है क्या जो आपकी शैडो है? बहुत आसान हो गया सवाल। जब सेकंड क्वाड्रेंट में चंदू है तो इसकी शैडो मीन पोजीशन की तरफ जा रही है क्या? तो हम कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मीन पोजीशन की तरफ इसकी शैडो जो है मूव कर रही है। जब चंदू फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी शैडो कहां जा रही है? तो हम कह सकते हैं कि जब चंदू फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी शैडो जो है वो जा रही है मीन पोजीशन की तरफ, या कह सकते हैं एक्सट्रीम से दूर की तरफ जा रही है। यदि मैं पूछूं आपसे कि यदि चंदू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो किस तरफ मूव कर रही है शैडो? तो हम कहें कि यदि चंदू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी शैडो जो है ऊपर की तरफ जा रही है, मीन पोजीशन से दूर और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो जा रही है। यदि चंदू थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बताइए इसकी शैडो कहां जा रही है? चंदू यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी शैडो जो है मीन पोजीशन से दूर जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसका नाम है फेज। फेज क्या होता है? फेज, फेज को यहां पे आप समझिए कि जब भी चंदू जहां पर भी है, चंदू किसी टाइम इंस्टेंट पर जहां भी है, मैंने मान लिया चंदू यहां पर है किसी टाइम टी पर, कलर बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, ये रहा चंदू और बदलो कलर, ये रहा साहब चंदू। तो इस चंदू को ज्वाइन कर लीजिए सेंटर से t इक्वल्स टू टी पर, जहां पर भी चंदू आपको बताया है कि चंदू यहां पर है, तो उसको आप ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए और इस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से जितना भी एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड फेज। दैट एंगल इज कॉल्ड फेज। जितना एंगल ये इस रेफरेंस लाइन से बनाता है, रेफरेंस लाइन हमेशा यही रहने वाली है, इस रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड फेज। तो फेज 0 है तो बता सकते हैं चंदू कहां है। तो यदि फेज 0 है इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन से 0 एंगल बना रही है, इसका मतलब चंदू यहां पर है। यदि आपसे कोई कहे कि फेज 90 डिग्री है तो बताइए चंदू कहां है? तो फेज 90 का मतलब ये वाली लाइन इससे 90 बना रही है, इसका मतलब चंदू यहां पर है। फेज यदि 180 के बराबर है तो चंदू कहां है? तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन से 180 बना रही है, इसका मतलब चंदू यहां पर होगा। फेज 270 डिग्री का मतलब क्या है? चंदू यहां पर है। और फेज 360 का मतलब क्या है? यानी कि फेज 0 है, इसका मतलब चंदू यहां है। फेज एंगल जैसे ही आपको कोई बताता है तो आपको फटाफट समझ जाना है कि चंदू कहां पर है इस समय। फेज 0 का मतलब फेज 1 2 3 4 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170, 270, 230, 250, 37, 53, 135, ऐसे कोई भी एंगल आपको दिया जा सकता है और आपको फटाफट पहचान लेना है कि चंदू इस समय क्या कर रहा होगा। यदि मैं कहूं कि फेज चंदू का 120 डिग्री है तो आप बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा चंदू? तो हम बता सकते हैं फटाफट से, हाँ सर, यदि 120 डिग्री की बात कर रहे हैं तो चंदू कहीं यहां पर होगा। अब चंदू कहीं यहां पर होगा तो उसकी शैडो बताइए क्या कर रही होगी? तो हम कह सकते हैं अच्छा सर, इसकी शैडो कहीं यहां पर होगी और वो वापस मीन पोजीशन की तरफ लौट रही होगी। यही सबसे की पॉइंट यहां पे होता है कि हम फेज को देखकर, फेज को समझकर हम बता सकते हैं कि जो शैडो है उस चंदू की वो क्या कर रही होगी, वो किस पॉइंट की तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है, तो इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिकल मोशन होता है। इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं किसी जनरल पॉइंट पर, कैसे कि ये आपके पास किसी टी टाइम पर चंदू, मैंने मान लिया यहाँ पे, अगला पेज ले लेता हूं, तो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल चंदू है यहाँ पर t इक्वल टू टी पर। चंदू ने स्टार्ट किया यहाँ से, चंदू ने स्टार्ट किया यहाँ से स्टार्ट किया है। कैसे पता स्टार्ट किया है? क्योंकि मैंने यहाँ से स्टॉप वॉच काउंट करना स्टार्ट किया था, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया। चंदू यहाँ पर है, ये लाइन जो है मैंने मान लिया एंगल फाई बनाती है, एंगल फाई बनाती है। क्यों? इस एंगल को कुछ और मान लो, मान लो इसको फाई मान लो, इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी।
कि यहां से टाइम टी लगा है, कितनी एंगुलर स्पीड से चल रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो एंगल आ जाएगा ओमेगा इंटू टी के बराबर। ठीक, ये आपके पास है x इज इक्वल टू 0 मान लीजिए इसको, और इस वाले पॉइंट को x इज इक्वल टू x मान लीजिए, y भी मान सकते हैं, x मैंने मान लिया। तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ये एंगल यदि ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी, ये रेडियस कितना है आपके पास, एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो इसका ये आएगा कंपोनेंट कॉस, ये कंपोनेंट आएगा साइन, तो आपके पास आ जाती है वैल्यू x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन तब है जब पार्टिकल का हमने जो टाइम काउंट करना स्टार्ट किया है वो मीन पोजीशन पे काउंट करना टाइम स्टार्ट किया है। एफ टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन है, तो इक्वेशन आती है ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल गया कि मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे फटाफट देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको मिलता है माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं। हम रिलेशन निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम आएगा, इस पे बेस काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपको मिलता है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यदि दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मिलता है यहाँ पे ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो ये बन जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है f इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। m ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होता है ऑसिलेटरी मोशन में, SHM में, तो इसको मैं कांस्टेंट k लिख देता हूं। तो आपके पास ये बन जाता है एक फोर्स लॉ बन जाता है, फोर्स लॉ। यदि कोई भी ऐसा फोर्स है जो इस तरीके से वेरी कर रहा है, इसका मतलब उस जो पार्टिकल होगा उस फोर्स के रिजल्ट की वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। ये फोर्स लॉ है, यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो वो पार्टिकल SHM कर रहा होगा। ये ना सिर्फ फोर्स के लिए है, ये टॉर्क के लिए भी इक्वेशन होती है। ये टॉर्क के लिए इक्वेशन भी होती है। यदि टॉर्क की जो वैल्यू है माइनस ऑफ k थीटा के बराबर है तो वो एक एंगुलर SHM कर रहा होता है। एंगुलर SHM की कंडीशन है, एंगुलर SHM की कंडीशन है। टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ k थीटा, और ये है आपके पास f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। तो यहां से इस पार्टिकल का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड आता है टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i बाय k। तो आपको बस क्या करना है बेटा कि आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो आप उस सिस्टम में क्या कीजिए, फोर्स निकाल लीजिए। उस सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करें तो, और उस फोर्स की वैल्यू यदि माइनस ऑफ kx फॉर्म में आ जाती है तो इस k को आप संभाल के रखना। k कोई कांस्टेंट हो सकता है, गंदा सा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और उस k को इस फॉर्मूले में रख देना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपके पास कोई एक ऐसा मोशन है जो रोटेट हो सकता है और उसको यदि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करने पर टॉर्क की जो वैल्यू है माइनस k थीटा की फॉर्म में आ जाती है, तो आप इस k को संभाल के रखिएगा और इस k को इस फॉर्मूले में रख दीजिए एज इट इज, चाहे k कितना ही गंदा सा एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी k, उसको रख दीजिए यहाँ 2 पाई अंडर रूट i बाई k। i इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम, जिस एक्सिस के अबाउट या जिस हिंज के अबाउट वो मूव कर रहा होगा, उस पॉइंट के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ रख सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड का। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरीके की एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी वही है, ओल्ड क्लासिक हाफ एम वी स्क्वायर, और v को हम लिख सकते हैं हाफ ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा ये फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे v की वैल्यू को हम a ओमेगा cos ओमेगा t रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। cos स्क्वायर का फंक्शन है, cos स्क्वायर का फंक्शन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको टाइम के साथ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्लासिक फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर अभी हमने पढ़ी है, k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होती है, ये आप याद रख लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद x की जगह आप रख सकते हैं क्या, x की जगह रख सकते हैं a साइन ओमेगा t, यहाँ पे ये रख दिया तो साइन स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रखें। हाफ के a स्क्वायर है, ये हाफ के x स्क्वायर है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और k की जगह m ओमेगा स्क्वायर भी आप रख सकते हैं। ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं कि
कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी। तो हमारे पास है एक डायग्राम जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ शैडो को यहां पे दिखाया है। आप समझ गए कि चंदू का मोशन जो है किस तरीके से हो रहा होगा, यहां से स्टार्ट किया होगा और इस तरीके से गोले में घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और उसकी शैडो जो है इस तरीके से नाच रही होगी। यहां से स्टार्ट किया, यहां से शैडो ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि शैडो जो चंदू है वो चंदू यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि फेज उसका 0 से फेज 90 होने में जो टाइम लगेगा, यानी कि पहला 1/4 चक्कर, एक क्वार्टर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, वही टाइम उसको हर क्वार्टर को कंप्लीट करने में लगेगा। इसका मतलब यहां से यहां जाने का जो टाइम है वही यहां से यहां आने का टाइम होगा, इस शैडो का भी और चिंटू का भी, और चंदू और वही टाइम यहां से यहां आने का, वही टाइम यहां से यहां आने का। तो टोटल टाइम को मैंने कैपिटल टी मान लिया है, टाइम पीरियड। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाने का समय जो है वो t/4 है, यहां से यहां जाने का समय है t/4, यहां से यहां जाने का समय t/4, यहां से यहां जाने का समय t/4। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में समय कितना लगता है, t/4। अब हम बात करें कि मीन पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट हम x बराबर 0 लिखते हैं, दो इट्स एन वर्टिकल एक्सिस, लेकिन फिर भी हम इसको x = 0 लिखते हैं, बिकॉज x इज कूल। x = +-a जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम यहां पे बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है, और ये होती है a ओमेगा के बराबर। यदि हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, वेलोसिटी अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है, जो होती है 0 के बराबर। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे होता है अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है a ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा और के को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, राइट, बिकॉज k = m ओमेगा स्क्वायर। तो समझ गए। उसके बाद हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, बिकॉज स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर, नहीं, काइनेटिक स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। तो ये मैक्स होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। और यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है, u मिनिमम इज इक्वल टू 0, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी, इन दोनों का समीशन ही रहेगी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो मीन पोजीशन के लिए ये सब बातें आप याद रखें। उसके बाद यहां यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर अपनी मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू umax इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी अभी भी इन दोनों का सम रहती है, हमेशा ही इन दोनों का सम रहेगी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। टाइम से इंडिपेंडेंट ये रहती है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कुछ आपके जनरल जो सिस्टम है उनके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ कॉमन सिस्टम्स हैं जिनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको याद रखना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम टाइम पीरियड किसी सिस्टम का निकालते हैं। कि पहले आप उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट कीजिए, पोजीशन फाइंड कीजिए कि कहां पर ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब कहां पर कि इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है, या इस पर लगने वाले सारे टॉर्क्स का सम 0 है। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैलकुलेट कीजिए, वहां पर उस सिस्टम को रखिए, उसको डिस्टर्ब कीजिए, कैसे भी थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कीजिए, या तो डिस्प्लेसमेंट x, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेस कीजिए, या फिर उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा उसको डिस्प्लेस कीजिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम देखिए, जो फोर्सेस इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन फोर्सेस को रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। उस फोर्स को आप kx की फॉर्म में लिखेंगे, या उस टॉर्क को k थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको k जो आपको मिल जाएगा, उस k की हेल्प से 2π√m/k और 2π√i/k वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको रेडीमेड फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। आप इनको याद रखें, और जो डेरिवेशन है उतना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√m/k, 2π√m/k। आपके पास इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में, इसका टाइम पीरियड भी इतना ही रहेगा, 2π√m/k। ये टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं 1/t के बराबर होती है। यहां पे भी फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला ही है 1/t, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस तरीके का सिस्टम है, आपके पास 2 ब्लॉक है, बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके या इसको एक्सटेंड करके छोड़ दिया जाता है, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है। तो टाइम पीरियड इसका आता है 2π√μ/k
वेयर म्यू इज द m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया है कि यदि स्प्रिंग ऐसे सीरीज में लगी है तो इनका इक्विवेलेंट होता है जैसे कैपेसिटर्स का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 इज इक्वल टू 1 अपॉन k इक्विवेलेंट। यदि दो स्प्रिंग आपके पास तो k इक्विवेलेंट को k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 लिखा जा सकता है। उसके बाद यदि स्प्रिंग इस तरीके से रखी है या इस तरीके से रखी है, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है बिकॉज इसमें दोनों स्प्रिंग एक साथ दबती हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम कंप्रेशन, सेम एक्सटेंशन होता है दोनों स्प्रिंग्स में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें इक्विवेलेंट का फॉर्मूला k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 के बराबर होता है। ये हुआ आपका स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। यदि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और अंडर ग्रेविटी उसको ऑसिलेट करवाया जा रहा है, यदि इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने इसकी मीन पोजीशन से इस तरीके से, तो इस तरीके से रोटेट होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इसके मास से इंडिपेंडेंट होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। यदि हम इस पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं। यदि इसको लिफ्ट में रख दिया जाए, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी प्लस ए होता है। यदि इस पेंडुलम को लिफ्ट में रखा जाए, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, तो आपको पास रिजल्ट मिलेगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी माइनस ए। यदि इसको एक गाड़ी में रखा है, गाड़ी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूले आपको यहां पे मिलते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में। यदि आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि आपके पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड में ये जो बॉडीज हैं, ये सिलेंडर है और एक अलग शेप का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इनका स्मॉल h हाइट जो है डूबा हुआ है। यही इंपॉर्टेंट है कि इसका स्मॉल h जो हाइट है वो डूबा हुआ है, इसका शेप चाहे कैसा भी हो। तो यहां इस केस में यदि ये इक्विलिब्रियम में रखे हैं, इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, थोड़ा सा छेड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाए, छेड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट होते हैं, इस तरीके से पानी में ऑसिलेट होते हैं। और उस ऑसिलेशन का जो पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाय g। कैपिटल H से मतलब नहीं है, जो पार्ट डूबा है उसकी हाइट आपको यहाँ पे लिखनी है। आपके पास एक यूट्यूब है, यूट्यूब में यूट्यूब की बातें कर रहे हैं, यूट्यूब यू शेप का ट्यूब है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, कितना L लेंथ के बराबर लिक्विड भरा है। देखिए यहाँ पे L जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों की जो लेंथ यदि हम जोड़ देते हैं तो टोटल L के बराबर है। तो यदि इस लिक्विड को दबा दिया जाता है, थोड़ा सा इस लिक्विड को दबाएंगे तो लिक्विड यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, और इसको छोड़ देंगे तो ये लिक्विड इस तरीके से लेवल जो है इसका मूव करता है, ऑसिलेट करता है। तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो फॉर्मूला याद रखें 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय 2G, L by 2G where L is the length of the liquid column in this U-tube। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास आता है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसको किसी पॉइंट से हमने हिंज कर दिया है, ठोक दिया है, कील ठोक दिया इसमें। अब हम यदि इस ऑब्जेक्ट को, इस रिजिड बॉडी को यदि हम मूव कराते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो ये ऑसिलेट करती है। और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय mg/d। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वेयर I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस हिंज के अबाउट आपको लिखना है न्यूमरेटर में। mg/d, d यहां पे क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज एंड सेंटर ऑफ मास का बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आप यहां पे पुट करेंगे, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डैम्पिंग ऑसिलेशंस। तो आपका यदि सिस्टम एक ऐसे डिसिपेटिव टाइप के मीडियम में रखा है, एक ऐसे रेजिस्टिव टाइप के मीडियम में रखा है, जहां पे हर पल हर क्षण जैसे ये सिस्टम आपका मूव करता है तो उसकी एनर्जी को ये डिसिपेट करवाते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अब यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे ये बेचारा मूव करता है, इसका जैसे ही मूवमेंट होता है, कोई भी वेलोसिटी इसके पास आती है, तो इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगता है। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स लगता है, इसका मतलब क्लियरली रिटार्डेशन यहां पे होता है हर समय, चाहे नीचे जाए चाहे ये ऊपर जाए, इसका रिटार्डेशन होना ही है। ठीक, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक ऐसा लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, और जिसकी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वी वेक्टर। इस तरीके का एक रेजिस्टिव फोर्स हमें यहां पे देखने को मिलता है, रेजिस्टिव फोर्स।
और इस रेजिस्टिव फोर्स में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसे डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है। जब डैम्पिंग एक मीडियम में जब कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है, मान लीजिए ये एक सिंपल सा सिस्टम हमने लिया है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, जो हम x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ते हैं, वो इक्वेशन आती है कुछ इस तरीके से। आई कहां से, अभी आप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इक्वेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो x की वैल्यू जो है a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। यहां पे ओमेगा डैश की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ k बाय m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप इस x का वेरिएशन देखना चाहते हैं तो x का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि पहले जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर तक फुदकता है, और जैसे जैसे डैम्पिंग उसको मिलती जाती है, रिटार्डेशन मिलता जाता है कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली हमेशा रिटार्डेशन मिलता जा रहा है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसके जो पीक हैं वो कम हो जाते हैं, यानी उसकी उछल कूद कम हो जाती है। ठीक, यदि हम एम्पलीट्यूड की बात करें, इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, और एम्पलीट्यूड जो है ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एम्पलीट्यूड इसका है a इज इक्वल टू a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है, कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू है जो हम देते हैं इस सिस्टम को, और धीरे धीरे जो इसकी वैल्यू है वो मरती जाती है, कम होती जाती है। यदि हम बात करें इसकी टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास हाफ के ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो ये बेटा कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है जैसे रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट लॉ होता है, रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट लॉ या केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन यहां पे मिल रहा है कि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट इनटू ई रेज टू द पावर माइनस बीटी अपॉन एम, बीटी अपॉन एम यहां पे आपको मिलेगा बिकॉज स्क्वायर कर दिया है। तो जो फॉर्मूले लगभग वही थे जैसे हम वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में और केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर में, कि कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में आधी रह जाएगी, कितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज 1/4 रह जाएंगे, वो सब सवाल यहाँ पे आते हैं कि कितने समय में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, कितने समय में एनर्जी 1/4 हो जाएगी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले सेगमेंट में, जिसमें हम PYQs की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।